बीजेपी ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम उन्होंने संकल्प पत्र रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 गारंटीज दी हैं और इन्हीं गारंटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं, जो खुद जोधपुर से चुनावी मैदान में भी है। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। गजेंद्र जी, एक तो खुद आप चुनावी मैदान में, ऊपर से आज पार्टी का घोषणा पत्र भी आया। 14 बड़ी गारंटीज है प्रधानमंत्री की, लेकिन इसी पर अब सवाल उठ गए, कहीं कांग्रेस तो कहीं टीएमसी कह रही है जो आपकी सबसे बड़ी गारंटी है यूसीसी, वो उसके समर्थन में नहीं है। क्या कहना है आपका सर? वो तो सीए के समर्थन में भी नहीं थे, वो तो 370 के एब्रोगेशन के समर्थन में भी नहीं थे, जो हमारे वर्षों से नहीं, पार्टी की स्थापना के समय से संकल्प थे। ये भी उसी संकल्प का हिस्सा है। देश के हित में जो है उसका फैसला देश करेगा। देश के हित में अगर यूसीसी है तो देश की जनता निश्चित रूप से इस घोषणा पत्र में यूसीसी के लागू करने की घोषणा किए जाने को समर्थन व्यक्त करेगी। और कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़कर कह रही है कि यह संकल्प पत्र नहीं होना चाहिए, इसका नाम माफीनामा होना चाहिए, माफी पत्र होना चाहिए। वो कह रहे हैं 2014 के वादे उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे और आपके दर्शकों से और कांग्रेस के मित्रों से। हमने 2014 में ये तो नहीं कहा था कि हम देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनके घर में शौचालय बनाएंगे, गरीब का घर बनाएंगे, गरीब के घर में बिजली पहुंचाएंगे, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाएंगे, हर गरीब को गैस का चूल्हा प्रदान करेंगे, हर गरीब को बैंक का खाता देंगे, हर गरीब को जो है वो आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे। लेकिन हमने उन सब वादों को पूरा किया। देखिए, कांग्रेस का जो है काम करने का नजरिया, तो वही पार्टी जिसने अनेक चुनाव गरीबी हटाओ के नारे और गरीबी हटाओ के नारों को बिना इम्प्लीमेंट किए जीते। हमने केवल नारे देने नहीं, हमारा संकल्प है कि देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाना है, उसका सशक्तिकरण करना है और देश की प्रगति और विकसित बनने का मार्ग जो है गरीब के घर से जाता है, ये तय है। तो इसलिए इसमें घोषणाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कांग्रेस पार्टी जिसके 55 साल के शासन के बावजूद भी, जिस देश में 62% परिवारों के पास सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं, 84% घर में पीने का पानी नहीं आता, देश के 4 करोड़ से ज्यादा लोग अंधेरे में, 18,000 पंचायतों तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी, देश के 45 करोड़ लोगों तक बैंक का खाता नहीं पहुंचा था, जो कुछ नहीं कर पाए वो दूसरों पे दोष दें। मुझे लगता है कि देश की जनता ने ठीक से अब तक जान पहचान लिया है। अच्छा, क्योंकि इस टर्म में बहुत ज्यादा ईडी को लेकर बातचीत हुई है, बहुत ज्यादा ईडी को लेकर आप लोगों ने हमले झेले हैं विपक्ष के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में भ्रष्टाचार पर और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। तो इसका मतलब क्या ईडी की छापे और ज्यादा पड़ेंगे? क्या होगा, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार सीधा सीधा ईडी से संबंध नहीं है और भ्रष्टाचारियों का संबंध ईडी से होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। जो उसने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, उसका पदनाम, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी परिस्थिति, इन तीनों से ऊपर उठ करके भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। ये माननीय मोदी जी का संकल्प है और हमने इस पर काम किया है और अधिक गंभीरता से इस पर काम करेंगे। ये देश को माननीय मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, एक चीज और, 3 बड़े वादे मुझे जो दिखते हैं इसमें, वो है एक 70+ बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, साथ ही 5 साल मुफ्त राशन आपने 5 साल के लिए एक साथ कर दिया। अभी तक आप कुछ अवधि के लिए करते थे कि अगले 6 महीने, अगले 1 साल, इस बार आपने कहा 5 साल मुफ्त राशन जारी रहेगा और फिर आपने कहा कि किसान सम्मान निधि भी जारी रहेगी। तो ये जो है, इनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, किसान की आमदनी को दोगुना करना और किसान की खेती की तरफ देखने पे नजरियों को प्रोडक्शन सेंट्रिक से बजाय प्रॉफिट सेंट्रिक करना, इस अप्रोच के साथ हमने काम किया और उसका लाभ अब जो है सभी जगह धरातल पर दिखाई देने लगा। ऐसी परिस्थिति में उसको कंटिन्यू करना, अभी आप प्रश्न कर सकते हैं कि फसल बीमा को कंटिन्यू करने का बात आपने क्यों, ये मूलभूत आवश्यकता है और किसान को ऋण के मकड़ जाल से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऋण के मकड़ जाल से उसकी सामान्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए बाहर निकालना,
ये सरकार का संकल्प है और हम अपने संकल्प पे कंटिन्यू काम करेंगे। ये गारंटी मोदी जी ने दी है। आप जिस गारंटी का जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बीजेपी के घोषणा पत्र से दो चीजें गायब है, दो शब्द गायब है, एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी, जबकि उनका वादा 30 लाख पदों पर भर्ती और हर बेरोजगार को 1 लाख पक्की नौकरी देने का है। तो राहुल के इस बयान पर आपका क्या टेक, ये जो मुद्दा उठा रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत ऐसा देश है जिसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय, कोविड के बाद में महंगाई को, इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा टेम करके रोका। आज भी भारत ऐसा देश है जिसमें महंगाई को मापने के जितने भी पैरामीटर्स और वर्टिकल्स हैं, उन सब में दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति भारत में है। इसलिए जब हमारे यहाँ भारत में बेहतर स्थिति है, तब उसके बारे में मुझे लगता है कि हमको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमारा सिद्धांत है कि हम देश की जनता के भले के लिए महंगाई को कंट्रोल करके रखेंगे। उसको गाजों बाजों के साथ में घोषणा करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कांग्रेस के शासन जैसे शासन में डबल डिजिट में महंगाई की दर जो है 10 में से 7-8 साल तक बनी रहे। लेकिन गजेंद्र जी, मिडिल क्लास को लेकर इस घोषणा पत्र में क्या है स्पेशल? आप गरीबों को दे रहे हैं, आप किसानों को दे रहे हैं, आप बुजुर्गों को दे रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए क्या है? देखिए, मिडिल क्लास देश का ऐसा स्वाभिमानी तबका है जिसको कुछ लेने के बजाय अपने जीवन में सरकार का हस्तक्षेप मिनिमम हो, ये अपेक्षा है। सरकार ने ऐसे सारे कानून जो अंग्रेजों के जमाने से बने थे या उसके बाद में बने थे, जिनमें छोटी छोटी चीजों को लेकर के जेल का प्रावधान, सजाओं का प्रावधान था, उनको समाप्त किया है। ऐसे कानून जो अब अप्रासंगिक हो गए थे, उनको समाप्त किया है। और उसके साथ साथ में देश की सरकार ने तकनीकी का उपयोग करते हुए जो है मध्यम वर्गीय लोगों को के जीवन में हस्तक्षेप सरकार का मिनिमाइज हो सके, इसको सक्सेसफुली पूरा किया। अब इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश के मध्यम वर्ग के लोगों के अपने घर का सपना पूरा करने का उसको और अधिक आगे बढ़ाया गया है। देश में चिकित्सा के दृष्टिकोण से एम्स, मेडिकल कॉलेज, जन औषधि केंद्र, आयुष, योगा ऐसे माध्यमों से गुणवत्ता पूर्वक जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिले। IIT, एम्स जैसे शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को खोल करके उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। देश में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, हायर एजुकेशन जो है इंस्टीट्यूट खड़े हो सके, इसको के ऊपर चर्चा हो सके, इसके ऊपर काम हो सके। इस दृष्टिकोण से देश की सरकार ने इस घोषणा पत्र के माध्यम से भी अपना कमिटमेंट जो है वो एक बार फिर आगे बढ़ा। अच्छा, एक सवाल अब आपके चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ। मैंने एक वीडियो देखा, बड़ा वायरल हो रहा है। आप हाथी पर बैठकर पहुंच गए चुनावी सभा में और बड़ा वहां JCB से आपके ऊपर फूल बरसाए गए। तो वो हाथी पर बैठकर चुनाव प्रचार में जाने का क्या ख्याल मन में आया गजेंद्र जी? किस लिए, क्या रहा था उस वक्त? देखिए, हाथी पर बैठने का ख्याल मेरा नहीं था। इस गांव में मैं गया था, वहां कार्यकर्ताओं ने इस तरह की तैयारी की थी और उन्होंने कहा था कि हम गजेंद्र को गजराज पर बिठा करके इस चुनाव की वैतरणी को पार करेंगे। कार्यकर्ताओं के मन की भावनाओं का जो है सम्मान करने के लिए मैंने गजराज पर बैठ करके उस चुनावी सभा तक गया था। और फूल बरसाना, JCB से फूल बरसाना, ये तो मुझे लगता है कि आजकल चुनाव का कॉमन फिनोमिना हो गया। तो जोधपुर के भावी सांसद अगर जीत कर आते हैं तो जोधपुर की जनता के लिए उनके पास क्या है? देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, ये अगर शब्द हटा दीजिए, क्योंकि ये उतना ही अवश्यंभावी है जितना कल का सूर्योदय पूरब से होगा वो। जोधपुर की जनता का प्यार, जोधपुर की जनता का आशीर्वाद, जोधपुर की जनता में माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आंखों में चमक, उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से विजयी होगा। और जोधपुर आने वाले समय में, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान देश का, प्रदेश का मैन्युफैक्चरिंग हब बने और उसके लिए सारी अनुकूलताओं को खड़ा करके उस दिशा में आगे काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अपना वक्त हमारे लिए निकालने का। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो खुद जोधपुर लोकसभा चुनाव मैदान में हैं और वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और साफ है उनका कहना कि यहाँ पर ये संकल्प पत्र जो है बीजेपी का, वो अगले कुछ सालों का विजन है, जो पार्टी कैसे आगे बढ़ाएगी तीसरे टर्म में अगर आती है तो उसके बारे में बताने वाला पत्र है।